नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जो जैसे कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि आया था न्यू एजुकेशन पॉलिसी, है ना। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया था ना। अभी एक नया विधेयक आया हुआ है, न्यू एजुकेशन बिल 2025, ठीक ना। नया शिक्षा विधेयक 2025 आया है। अब इसमें क्या-क्या संशोधन होने वाले हैं, क्या-क्या परिवर्तन होगा, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। खासकर मैं एक मोटा तौर पे आपको बता दूं, इसमें जो परिवर्तन होने वाला है मुख्य रूप से जैसे अलग-अलग आपको बोर्ड दिखाई देंगे। जैसे आपको दिखाई देगा एनसीईआरटी बोर्ड हो गया, सीबीएसई बोर्ड हो गया, है ना। यूपीएससी में कह रहा हूँ, यूपी बोर्ड हो गया, है ना। तो इस तरह से जो अलग-अलग बोर्ड हैं या यूजीसी हो गया, ठीक ना। तो इन सभी को एक नियामक रूप से जो है, जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अंडर लाने के लिए यह एजुकेशन बिल लाया गया है, ठीक है। तो मोटा तौर पे यही चीज है। अब इसमें क्या-क्या परिवर्तन होगा इसके आने से, इसके बारे में हम लोग विस्तृत रूप से देखने का काम करते हैं, ठीक ना। तो हालांकि आपको लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये कब आया है और इसमें कब संशोधन किया गया था। न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी आया हुआ था, ठीक ना। इसको आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में जरूर, ठीक है। तो देखिए, उच्च शिक्षा नियामक ढांचे के व्यापक पुनर्गठन का प्रस्ताव करते हुए विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान, तो इस विधेयक को थोड़ा सा याद रखेंगे आप लोग, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025, ठीक ना। तो जो शिक्षा मंत्री है उनके द्वारा ये पेश किया गया है, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 पेश किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है कि मौजूदा जो नियामक निकाय है, जैसे यूजीसी हो गया, एआईसीटीई हो गया, एनसीटीई हो गया, इसको एकल आयोग में परिवर्तित करना है, प्रतिस्थापित करना है। मुख्य रूप से इसका यही जो है उद्देश्य है, एम है। तो संसद के जो शीतकालीन सत्र है, इसी सत्र में हो सकता है इसको सूचीबद्ध किया जाए, लिस्टेड किया जाए, ठीक ना। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप यूपी पीसीएस मेंस में लगे हुए हैं, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स अगर आप क्वालिफाई कर चुके हैं, तो आपके लिए मेंटरशिप प्रोग्राम जो है नोट्सबुक आईएएस जो है शुरू किया है। जो मेंस से रिलेटेड मेंटरशिप प्रोग्राम है, इसमें आसानी से आप जो है अपने टेस्ट सीरीज को लगाएंगे, मेंटर से मिल सकते हैं। जो भी आपको परेशानी है उसमें आपको फीडबैक भी मिलेगा, आपकी जो कॉपी होगी उसमें फीडबैक दिया जाएगा। साथ ही साथ आपके जो मेंटर्स हैं वह आपके साथ लगे रहेंगे कि और किस तरह से आपके उत्तर लेखन को, उत्तर शैली को और बेहतरीन बनाया जा सके, ठीक है। तो आप दिए गए नंबर पे जो है कांटेक्ट करके इस कोर्स को परचेज करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक। तो भारत के उच्च शिक्षा नियामक ढांचे में सुधार की आवश्यकता है, इसीलिए ये सारी चीजें की जा रही हैं, ठीक ना। तो उच्च शिक्षा प्रणाली में लंबे समय से कोई नियामक निकाय द्वारा संचालित होती रही है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नियामक संस्थाएं हैं, यह काम करती हैं। लेकिन एक दृष्टि से अगर आप देखने का काम करेंगे तो वहां पे दिखाई देगा कि यह एक दृष्टि से सही भी है। क्यों? क्योंकि एक ही अगर आयोग के पास सभी चीजों का अगर बंडिंग हो जाएगा, सभी चीजों का बोझ हो जाएगा, तो फिर वही चीज हो जाएगी अनियमितता वाली चीजें। और इसको अगर कई वर्गों में बांट के और उसके ऊपर कोई हेड के रूप में अगर कार्य करना शुरू कर दे, कोई ऐसा नियामक कोई आयोग बना दिया जाए, तो हो सकता है तो उस तरह से कंट्रीब्यूशन करके बंटवारे रूप में जो है यह मुख्य रूप से कार्य को आसानी और सुलभ रूप में बनाया जा सकता है, ठीक ना। तो इसलिए ये सारी चीजें की जा रही हैं। अब देखिए, इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्या है कि विश्वविद्यालय को शिक्षण, अधिगम, अनुसंधान और नवाचार में उत्कृष्टता प्राप्त करने में सक्षम और सशक्त बनाना है। और कैसे बनाना है? तो नियामक प्राधिकरणों के बीच बेहतर समन्वय हो, शैक्षणिक और संस्थागत मानकों का स्पष्ट और एक समान निर्धारण किया जाए, उच्च शिक्षा के लिए एकीकृत शासन ढांचा हो, या उद्देश्यों और कारणों का विवरण एनईपी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 का है, उसमें हल्के लेकिन सख्त विनियम सिद्धांत को दर्शाने का मुख्य रूप से इसमें काम किया गया है, जिसमें मजबूत जवाबदेही और निगरानी सुनिश्चित करते हुए जो वीओके एक्ट है उनकी जटिलता को सीधे सीधे क्या करेगा, कम करेगा, है ना। तो अगर देखा जाए कि उच्च शिक्षा विनियम की देखरेख करने वाला जो 12 सदस्यीय सर्वोच्च निकाय है, उसके रूप में इसमें परिकल्पना किया गया है कि एक निकाय बनेगा जिसमें 12 सदस्य रहेंगे और 3 विशेष परिषदों के माध्यम से ये कार्य करेगा। तो कौन-कौन से परिषद हैं? तो चलिए हम लोग देखते हैं। एक है विकसित भारत विनियमन परिषद, जो नियामक परिषद के रूप में कार्य करेगा। दूसरा विकसित भारत गुणवत्ता परिषद, जो मान्यता परिषद के रूप में कार्य करेगा, मतलब मान्यता प्रक्रियाओं का देख-रेख करना, स्वतंत्र और सुदृढ़ प्रत्यायन प्रणाली विकसित करना, डेवलप करना, ये इसका काम होगा। फिर विकसित भारत मानक परिषद जो मानक जो है देने का काम करेगा, मतलब शैक्षणिक मानकों को निर्धारित करेगा या उसकी क्वालिटी को मुख्य रूप से भांपने का काम करेगा, एकरूपता या नीति सामंजस्य सुनिश्चित करने का जो है काम करेगा। अब इस विकसित भारत मानक जो परिषद है, इस मानक परिषद में आपको दिखाई देगा कि अधिकतम मैक्सिमम 14 सदस्य हो सकते हैं, ठीक है। अब वह बीबी या जो एसए में जो नया जो बिल आ रहा है उसमें आपको दिखाई देगा कि शिक्षा मंत्रालय, राज्य उच्च शिक्षा प्रणालियां
और प्रतिष्ठित अकादमिक विशेषज्ञ के प्रतिनिधित्व जो है वह 14 लोगों में शामिल होंगे, ठीक ना। तो ये मुख्य रूप से क्या काम करेंगे, मानक परिषद के रूप में कार्य करेंगे, मान्यता परिषद के रूप में भी कार्य करेगा एक, और एक नियामक परिषद के रूप में कार्य करेगा। तो इसमें 3 विशेष परिषदों का काउंसिल की भी चर्चा की गई है जो ये विधेयक लाया जा रहा है ना। अब ये जो कानून जो प्रस्तावित है उस किस पे लागू हो सकता है, तो केंद्रीय और राज्य के जो विश्वविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटी हैं, उन पे लागू होगा। कॉलेज और जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उन पे लागू होगा। फिर राष्ट्रीय महत्व के जो संस्थान है उस पे, प्रतिष्ठित संस्थानों पे, तकनीकी और जो शिक्षक शिक्षा जो संस्थान है उस पे भी ये लागू होगा। फिर चिकित्सक, दंत चिकित्सा, नर्सिंग, विधि, फार्मेसी और पशु चिकित्सा विज्ञान जैसे व्यावसायिक जो पाठ्यक्रम जो है वह इसमें शामिल नहीं है। तो याद रखिएगा इसमें केवल यही शामिल है, चिकित्सा, मेडिसिन, दंत चिकित्सा, नर्सिंग, विधि या फार्मेसी, पशु चिकित्सा विज्ञान या व्यावसायिक जो बिजनेस पाठ्यक्रम है वह इसमें शामिल, प्रस्तावित कानून में शामिल नहीं है, ठीक ना। तो इनका विनियमन जो है, रेगुलेशन संबंधित वैधानिक निकायों द्वारा ही जारी रहेगा, जो अभी भी है प्रेजेंट में, उन्हीं के द्वारा इनका रेगुलेशन होगा। लेकिन जो चेंज होगा वो मुख्यतः इसी में होगा, केंद्र और राज्य विश्वविद्यालयों में, कॉलेज और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, राष्ट्रीय महत्व के जो संस्थान है उनमें, प्रतिष्ठित संस्थानों में, तकनीक और शिक्षण जो संस्थान है उनमें यह मुख्य रूप से चेंज होगा। बाकी इन सभी चीजों में चेंज यह नहीं होगा, वही आयोग काम करेगा, नियामक काम करेगा जो पहले करता रहता था, ठीक ना। वित्त पोषण और विनियमन कर देखा जाए तो वित्त पोषण जो है, अनुदान वितरण संबंधी जो शक्तियां जो है वो यूजीसी से छीन ली गई है अभी, और इसके बजाय देखा जाए तो वित्तीय नियंत्रण को शैक्षिक विनियमन से अलग करने की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी 2020 की, उसमें भी सिफारिश की गई थी, ठीक ना। तो आप लोग बताएंगे, अच्छा मैं एक बता दे रहा हूँ कि जो एनईपी है, जो एनईपी सेमेस्टर वाइज आया है जो 2020 में है, उसको लाया गया था इससे पहले 1967 में, 1967 में। लेकिन 2020 वाला जो एनईपी है उसमें क्या चेंज किया गया, क्या परिवर्तन किया गया, इसको आप लोग बताएंगे, है ना, क्या इसमें परिवर्तन किया गया, ठीक। अब इसमें अगर देखेंगे कि श्रेणीबद्ध दंड और प्रवर्तन के लिए क्या क्या चीजें इसमें शामिल किए गए हैं, यानी इस विधेयक के अंतर्गत बीबीसीए को प्रवर्तन संबंधित सशक्त शक्तियां प्राप्त होती हैं, मतलब 10 लाख रुपए से 75 लाख रुपए तक का आर्थिक जुर्माना लगा सकता है, या बार बार उल्लंघन करने पर संस्थानों को बंद कर सकता है। डिग्री या डिप्लोमा प्रदान करने वाली की जो शक्तियां हैं उसका भी निलंबन कर सकता है अगर इनके आदेशों का मतलब उल्लंघन करता है कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज। तो बिना मान्यता के संचालित जो संस्थान है उन पे 2 करोड़ रुपए या उससे अधिक का भी जुर्माना ये लगा सकता है, ठीक ना। तो इस उपाय का उद्देश्य क्या है कि जवाबदेही को मजबूत किया जाए और निम्न स्तरीय जो शिक्षण संस्थान है उस पे जो है अंकुश लगाया जाए, जो केवल बिजनेस के रूप में बने हुए हैं। आपको बहुत ज्यादा क्षेत्रों में आप जाएंगे, अधिकतर क्षेत्रों में लगभग 80%, हालांकि उससे अधिक ही होगा, जहाँ पे बिजनेस निकाय के रूप में जो है शिक्षण संस्थान जो है लगे हुए हैं, ठीक ना। एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जैसे आपको अभी एक चीज दिखाई देगा कि एक एनजीओ है जो मुख्य रूप से क्या काम करता है, शिक्षा संबंधी जो चीजें होती है, एजुकेशन संबंधी जो चीजें होती है उसका प्रकाशन करता है, ठीक ना। और मुख्य रूप से उसमें बताया गया कि एजुकेशन में जो इनरोलमेंट है, मतलब नामांकन जो है, वह नामांकन जो है बहुत ही बड़ा है, बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हुआ है। तो क्या ये मान लिया जाए कि नामांकन बढ़ने से साक्षरता दर या साक्षरता बढ़ गई है, तो ऐसा नहीं है। नामांकन बढ़ गया है एजुकेशन में, यानी जो शिक्षण संस्थान है उनकी संख्या ज्यादा होने के कारण, और केवल जो यही चीज है अभी कुछ समय पहले मैंने बताया उसके कारण आपको दिखाई देगा नामांकन बढ़ गया है, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वह आपको कहीं ना कहीं क्षीण होता हुआ दिखाई देगा, कम होता हुआ दिखाई देगा। तो ये सारी चीजें हैं जिसको यह नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन के तहत लाया है बेहतरीन टेस्ट सीरीज का कलेक्शन, जिसमें यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, वो भी लोएस्ट प्राइस में। तो आप आज ही अपनी सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमारे टेस्ट सीरीज सेंटर दिल्ली के मुखर्जी नगर और प्रयागराज के सिविल लाइंस के सेंटर पर जाकर टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हैं। आप अगर ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक द्वारा आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेस करें और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। अन्य जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं।